हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि 24 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हर एक एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या होता है? आपको पास्कल होता है। इसके बारे में जानते हैं। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि एक बार बराबर कितना मेगा पास्कल होता है, तो एक बार बराबर होता है आपको 0.01 मेगा पास्कल। ठीक है। अगर वही आपसे पूछ दे कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो आपको एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होगा, तो 1,01,325 पास्कल होता है। ठीक है। अब वही आपसे पूछ दे कि अगर एक वायुमंडलीय बराबर कितना टॉर होता है, तो आप बताइएगा कि 760 टॉर होता है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा ध्यान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह कौन सा सत्र था? 46वां सत्र। और कब से कब था? 21 से 31 जुलाई तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। उड़ीसा राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार किस पार्टी ने जीता था? उड़ीसा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, अभी वो किस पार्टी ने जीता था? तो पहले जानते हैं कि उड़ीसा में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है। तो उड़ीसा में विधानसभा की टोटल सीट है आपका 147, जिसमें बीजेपी ने 78 सीट जीती है। वही बीजू जनता दल की बात करें तो उसमें 51 सीट मिली है उनको। और वही कांग्रेस 14 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अभी जान लेते हैं कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी मोहन चरण मांझी हैं, जो कि बीजेपी के सदस्य हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। वही बात कर लेंगे, कुल बजट का यह अनुमान लगभग कितना प्रतिशत था? तो 12.90% था इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.22 लाख करोड़ रुपए। इसके बारे में जानते हैं, इस आवंटन का उद्देश्य क्या था? इस आवंटन का उद्देश्य था कि रक्षा प्रौद्योगिकी एवं सी निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों प्लेटफॉर्मों से लैस करना और युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी की अध्यक्षता करता है डिफेंस मिनिस्टर, यानी हमारे रक्षा मंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना, यानी मैया सम्मान योजना आपको अगस्त महीने में हुआ है। और साल कौन सा है? 2024। और ये राज्य आपका हो जाएगा झारखंड। इस राज्य में, इसके बारे में जानते हैं, जो मैया सम्मान योजना है इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य के यहाँ पर 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12 किस्तों में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले महीने से यानी सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 महिलाओं के बैंक खाते में सरकार डालना शुरू कर देगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। राज्य पूछा था कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, मैया सम्मान योजना। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 किलो रेटिंग बैरियर को पार करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इतिहास किसने रच दिया? तो इसका आंसर होगा ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगेसी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं।
मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था, इसके बारे में जानते हैं। मक्खन में परिक्षिप्त प्रावस्था एक तरल होती है। मक्खन एक कोलाइड विलयन है और इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी द्रव यानी तरल अवस्था है। इसके बारे में जानते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बारे में। जो द्रव कम अनुपात में होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जो द्रव अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में होता है उसे प्रक्षेपण माध्य कहते हैं। कोलाइड विलयन के सभी कणों का आवेश क्या होता है? समान होता है। परिक्षिप्त पर माध्यम का आवेश बराबर और विपरीत होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायूरवेट में कितने कार्बन परमाणु होंगे? ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो पायूरेट में आपको 3 कार्बन परमाणु होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इससे और एक और क्वेश्चन बन सकता है, उसको ध्यान में दीजिएगा। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायूरेट में विखंडन कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोंगे, और कुछ मछलियां अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकती है। और इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, शायद हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ ले। जैसे घोंगा है, हॉक फिश है, क्लाउन फिश, दाढ़ी वाले ड्रैगन, मोरिल, गोबी रैसेस, चपेट कृमि जैसे कई जीव अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का तब बनता है। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का कब बनेगा? जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है। जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। इसके बारे में जानते हैं। पहला दिया गया है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। आभासी और सीधा जब बनेगा जब वस्तु को दर्पण के बहुत करीब रखा जाएगा। जब वस्तु को दर्पण के बहुत करीब रखा जाएगा तब आभासी और सीधा बनेगा। अब उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण हमारा हो गया। अब हम लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। अब उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनेगा। आभासी और सीधा जब बनेगा जब वो वस्तु को लेंस के बहुत करीब रखा जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब चम्मच के अंदर की ओर मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज जो है उल्टा बनता है। यह किस दर्पण का उदाहरण है? जो चम्मच है वो अंदर के मुड़े हुए भाग में देखते हैं तो इमेज उल्टा बनता है। यह किस दर्पण का उदाहरण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उदाहरण है। इसके बारे में जानते हैं। अगर चम्मच का उभरा वाला भाग जो है, चम्मच का जो उभरा वाला भाग है वो किस दर्पण की तरह काम करता है? वो उत्तल दर्पण की तरफ। जो अंदर वाला है वो और अवतल दर्पण की तरफ काम करेगा, और जो उभरा हुआ भाग रहता है वो उत्तल दर्पण की तरफ। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? टिंडल प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है? एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है? जब कोई वस्तु जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है
तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ये वस्तु जमीन को छूती है उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। जी का मान खाली स्थान कितना होता है? तो जी का मान आपको होगा 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर। आइए इसके बारे में जानते हैं। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा? जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? सर्किट का कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के प्रतिरोध से कम होगा उसका प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथेन की योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल उत्प्रेरक को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेन की योगात्मक अभिक्रिया में प्रयुक्त निकेल जो उत्प्रेरक को सामान्यतः आपको कहा जाता है रेनी निकेल। क्या कहा जाता है? रेनी निकेल। अगला क्वेश्चन दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो आपको एक ऑप्शन में दिया था Zn+CuCl2, Zn Cl2+Cu। इसके बारे में जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण में, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अपचयन स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नकारात्मक रेडॉक्स क्षमता वाली धातुओं को क्या कहा जाता है? बेस मेटल, ठीक है, बेस मेटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करती है? कौन सी ऐसी स्रावी ग्रंथि है जो सभी अंगों में वृद्धि हार्मोन उत्सर्जित करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन आयनिक बंध बनाता है? निम्न में से कौन जो है आयनिक बंध बनाएगा? आयनिक बांधों की परिभाषा के अनुसार धातु और अधातु के बीच बना यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध बनाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको प्रिज्म है। प्रिज्म में रंगों का डिवीजन किस वजह से होता है? इसके बारे में जानते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है एंगस्ट्रम, उसकी मात्रा जो होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रिज्म में से अपवर्तित होने पर वह अलग अलग कोणों में मुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रंगों का दृश्यमान स्पेक्ट्रम बनता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रिज्म में रंगों का डिवीजन किसके कारण होता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए तरंगदैर्घ्य के बारे में जानते हैं कि किसका कितना ज़्यादा होता है, कम होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यह तरंगदैर्घ्य के बारे में कुछ दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा और इस फैक्ट को आप याद रखिएगा ध्यान में। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पीएच मान का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी घोल या पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को तटस्थ माना जाता है। 7 से कम पीएच मान का मान इस्तेमाल
किसके लिए किया जाता है? pH का जो मान है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसी घोल या पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए pH मान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, pH मान जो होता है 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को तटस्थ माना जाता है। 7 से कम pH मान वाले पदार्थ अम्लीय और 7 से ज़्यादा pH मान वाले पदार्थ क्षारीय होते हैं। स्पर्म का निर्माण कब होता है? स्पर्म का निर्माण होगा, शुक्राणु का उत्पादन शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जो होता है स्पर्म का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ये पूरा दिया गया, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शारीरिक ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे ऊर्जा से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये आरामदायक होते हैं और ये वाष्पीकृत हो जाता है जो भी हमारा पसीना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? पहले तो हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनमें खुद और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से भाग ना लगे और किसी संख्या से ना कटे। मान के चलिए हम यहाँ पे 5 लेते हैं, तो 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग 8 लेते हैं, तो 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। यानी जो संख्या अपने से और 1 से कट जाए वो अभाज्य संख्या होगी। तो बोला है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। ये भी आपसे पूछ सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। ठीक है, 2 सम भी है और सम होने के बावजूद सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए 5 अभाज्य संख्याओं के बारे में बोला है, तो 5 अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। रीजनिंग में अब एक नया जोड़ दिया है, आपको ऑप्शन के अनुसार ही आपको इसको मारना है। ऑप्शन में दिया था 14, 28, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहले प्राकृत संख्या आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका फॉर्मूला है औसत बराबर में संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जितना पूछा गया 10 प्राकृत संख्या पूछा गया है, प्राकृत संख्या को हम लोग लिख लेंगे और जितना संख्या पूछा गया उससे हम भागा दे देंगे। तो 10 प्राकृत संख्याओं को पूछा है, 10 प्राकृत संख्या हमने लिख लिया और 10 से इसको भागा दिया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।